स्टार्ट कर दी। बैठो बेटा बैठो, बैठो बेटा बेटा बैठो। क्या हाल है विद्यार्थियों? बढ़िया। यह बंद कर दो बेटा, मोबाइल बंद कर दो। क्या चला रही है? चलें? तो आपका बेटा हिस्ट्री तो शायद शर्मा जी ने कराई थी तुम्हारी। हाँ, तो कल्चर कराएंगे। और कल्चर का बड़ा पार्ट है आपके। हिस्ट्री का तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट ज़्यादा है तुम्हारे। और अभी प्रेजेंट में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें ज़्यादातर मॉडर्न से ही ज़्यादा प्रश्न बनता है बेटा। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में मैं बात करूं, आपका 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल और एकीकरण, ये 5 टॉपिक तो ऐसे हैं मानो आप कि शायद ही कोई एग्जाम जाता होगा बेटा जहां से प्रश्न नहीं आता होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। राजा महाराजाओं से जो आपके 10-11 शासक हैं, 10-11 शासकों से प्रश्न कैसे बन रहा है बेटा? कल्चर को कनेक्ट करते हुए। कल्चर को कनेक्ट कैसे? जैसे मान के चलिए पूछ लिया बेटा आपसे कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसके काल में लिखी गई या किसने लिखी। अब बेटा ये कल्चर में भी आता है और आपके हिस्ट्री में भी कनेक्ट होता है कि भाई कुंभा के काल में लिखी गई थी। आपसे कोई भी पुस्तक पूछ ले साहब राजा महाराजाओं की, तो वो कल्चर में भी कनेक्ट हो जाती है और इतिहास में भी। हालांकि देखिए ऐसा नहीं है कि इतिहास और कला संस्कृति अलग अलग हो, दूसरे एक दूसरे जुड़े हुए हैं, हर चीज जुड़ी है। अब जैसे कोई भी तुम्हारे इतिहास में शासक है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं कि भाई मान के चलिए पूछ लिया साहब आपके मेहरानगढ़ दुर्ग से, तो मेहरानगढ़ दुर्ग आप राव जोधा पढ़ते हैं तब भी आता है, और आपके सिलेबस के अंतर्गत दुर्ग भी है तब भी आता है। ये तो कनेक्टेड है, ऐसा नहीं अलग अलग नहीं है। अब जैसे आपका हिस्ट्री हो गया है, कल्चर चलेगा आपका, तो आप चीजों को यदि कनेक्ट करने लग जाएंगे ना एक दूसरे से, तो मतलब समझ में बहुत बढ़िया तरह से आएगा आपको। आप चीजों को जोड़ना प्रारंभ कर दें, ठीक है। और कल्चर देखो फैक्ट इतने होते हैं बेटा कि फैक्ट हम याद नहीं कर सकते, तो मेरा प्रयास ये रहेगा आपको मैं पूरा कहानियों के माध्यम से सारी चीज क्लियर करूं। उससे क्या है कि पूरा थ्योरी क्लियर हो जाती है। और अभी तो बहुत समय है आपका पेपर में भी, तो मेरा मानना ये है कि आपके लिए काफ़ी समय मिलेगा बेटा सेल्फ स्टडी के लिए। तो कोर्स भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा आपका, जल्दी हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप 10-12 बार अपने कोर्स को रिवाइज कर सकते हैं। और ये भी आप जानते हैं, 2 मिनट बात कर लेते हैं फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। ये भी हम आप जानते हैं, हम भी जानते हैं बेटा, अब 10-11 साल तो हमें ही हो गई यार पढ़ाते पढ़ाते। अब 8 एक साल तो यहीं सवाल में ही हो गई यार। तो बेटा ना तो देखो कड़वी बात यह है किसी कोचिंग से सिलेक्शन होता है ना किसी टीचर से होता है। हम कोचिंग से आपको क्या मिलता है बेटा? सिलेक्टेड मैटर मिलता है, आपको व्यवस्थित चीजें मिलती हैं। जो आप 8-10 किताब पढ़ोगे वो चीजें यहाँ अध्यापक कराता है। और एक चीज आप जैसे किताब से पढ़ रहे हो, किताब से पढ़ी हुई चीज इतनी याद नहीं रहती है, और आप मौखिक रूप से समझाते हुए जब अध्यापक उसे कहानी के माध्यम से बताता है तो वो सारी चीजें आपको ज्यादा लंबे समय तक स्थायी रहती हैं। तो कोचिंग से कंटिन्यूटी मिलती है। पढ़ना आपको ही पड़ता है यार। देखो अब 200-200 के, 100-100 के, 150-150 के बैच होते हैं। अब उसमें ये थोड़ी है कि 150-200 बच्चे ही पूरे सेलेक्ट हो जाते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना उसको एक्सेप्ट करते हैं, कितना उसको ले रहे हो, ठीक है। तो मैं और दूसरी बात ये बेटा कि अपन साथ में पढ़ते जाएंगे। टॉपिक जो कोई भी टॉपिक हो गया हमारा, तो हम फिर अगले दिन उस टॉपिक को पूछा करेंगे आपसे। तो आप साथ साथ में ही याद करते जाइए, तो आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, पूछेंगे आप बताएंगे तो। कल्चर के अंतर्गत वैसे तो सिलेबस आप लोगों ने देख ही लिया होगा अपना,
फिर भी मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूं बेटा। देखिए, एक तो आपके लोक देवता आ जाते हैं बेटा। सिलेबस अभी पुराना वाला ही निकाल लेना आप लोग, है ना। एक हार्ड कॉपी बहुत जरूरी है सिलेबस की, जो विद्यार्थी वाकई में गंभीर रूप से पढ़ रहा है और गंभीर रूप से तैयारी कर रहा है बेटा, उसके पास में सिलेबस की कॉपी जरूर होनी चाहिए। बिना सिलेबस के कभी तैयारी नहीं होती है। देखो, तीन चीज होनी चाहिए आपके पास में यदि वाकई में आप सेलेक्ट होना चाहते हैं। अभी प्रेजेंट में जैसे हम बात करें कि बेटा शायद ही हमारे राजस्थान की कोई तहसील होगी जो हमारा विद्यार्थी वहां पर लगा हुआ न होगा, शायद ही कोई होगी। तो मैं उस अनुभव के आधार पर बता रहा हूं बेटा कि एक तो आपके पास में पहले अपना सिलेबस होना चाहिए। दूसरा बेटा, आपके पास में प्रीवियस ईयर के पेपर, चाहे वो आपकी सब्जेक्ट के हों, चाहे आपके जीके वाला पार्ट हो, प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर पढ़िए आप। ये मॉडल पेपर वगैरह इनको मत पढ़िए आप, प्रीवियस ईयर के पेपर लाइए। उससे ही आपको पता लगेगा कि भाई कैसा प्रश्न आ रहा है, प्रश्न का प्रकृति क्या रहती है, नेचर क्या रहता है प्रश्न का, अध्यापक पढ़ा रहे हैं उस मैटर में से कितना मैच कर रहा है साहब हमारा। तो आप अपने आप भी जजमेंट ले सकते हैं कि हाँ यार ठीक है, मैटर बहुत ज्यादा है, बहुत सफिशियंट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और तीसरी चीज होनी चाहिए बेटा, आपकी जो भी क्लास नोट्स होने चाहिए आपके टेबल पर। किताब बहुत सारी मत खरीदना आप लोग। वैसे तो मैं कल्चर में, वैसे कल्चर में क्या, हर सब्जेक्ट हर टीचर ही हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है अपने आप में, सभी अच्छे टीचर हैं। तो मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा आपके लिए कि आपको कोई दूसरी किताब वगैरह पढ़ने की आवश्यकता हो। लेकिन आप किसी की बातों में आकर, किसी ने कह दिया कि फलानी किताब ले आ, किसी ने कह दिया फलानी किताब ले आ, बहुत ज्यादा ये चीजें मत लेना बेटा आप लोग, बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है ना। नोट्स ही आपके इतने रहेंगे कि मेरे ख्याल से आप जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप किसी भी तरह की। ठीक है। आपके लोक देवता हैं बेटा सिलेबस में, आपकी लोक देवियां हैं। ठीक है ना। लोक देवियों के अलावा आपके क्या है बेटा, आपके संत व संप्रदाय आ जाते हैं बेटा। हाँ। फिर बेटा आपके लोक संगीत है आपके सिलेबस के अंतर्गत। लोकगीत वगैरह सारे इसी के अंतर्गत आ जाएंगे बेटा आपके। फिर आप क्या ले सकते हैं, लोक नाट्य हैं आपके, लोक नाट्य, है ना। लोक वाद्य हैं बेटा आपके। फिर बेटा आपके क्या हैं, लोक नृत्य भी आपके सिलेबस के अंतर्गत हैं। आई जाती है। और स्थापत्य कला बेटा आपके क्या आ जाएंगे, किले हैं। किले के अलावा आ जाते हैं बेटा आपके महल, हवेली, छतरी और आपके मंदिर। ये आपकी, और इनमें सबसे ज्यादा जो बड़ा टॉपिक है किले वाला और ये मंदिर वाला। ठीक है ना। तो मुख्य रूप से बेटा आपके कल्चर के अंतर्गत ये टॉपिक आते हैं मेनली आपके। और कोई छोटा मोटा कोई चेंजिंग होता है मान के चलिए तो वो भी सारा कराया जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है आपकी। अब ये टॉपिक आप ऐसे मत सोचना कि साहब ये लिखे हुए हैं तो
और देखो बेटा, हम जब मंदिर वगैरह पढ़ेंगे उस समय देखेंगे बेटा कि हमारे राजस्थान के अंतर्गत प्राचीनतम मंदिरों में किसके सर्वाधिक मंदिर मिलते हैं? सूर्य भगवान के। इवन आरपीएससी ने एक बार एक प्रश्न पूछा था कि राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक सूर्य मंदिर कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं? तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक जो सूर्य मंदिर हैं विद्यार्थी, वो आते हैं पाली जिले में। मारवाड़ क्षेत्र में आप देखोगे तो मारवाड़ क्षेत्र में खूब सारे सूर्य मंदिर हैं। आप मारवाड़ मत जाइए, हमारे यहाँ जयपुर के अंतर्गत जैसे कभी आप आमेर घूमने जाओ बेटा, या आप गलताजी जाइए, आप गलताजी में प्राचीनतम सूर्य मंदिर बना हुआ है। पहले बेटा क्या है कि प्राकृतिक देवताओं की क्या की जाती थी? पूजा की जाती थी। तो साथियों, सूर्य और ब्रह्मा जी की पूजा का प्रावधान था हमारे राजस्थान के अंतर्गत। लेकिन फिर क्या होता है बेटा, ये बात है आपकी 7वीं सदी की। कब की बात है बेटा? 7वीं सदी की बात है। और 7वीं सदी के अंतर्गत हमारे राजस्थान भारत पर एक मुसलमानों का पहली बार क्या होता है? आक्रमण होता है। 712 ईस्वी के अंतर्गत मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा क्या किया जाता है बेटा? आक्रमण किया जाता है 712 ईस्वी में। पहला मुस्लिम आक्रमण था भारत पर ये। और इसके बाद में जैसे कई आक्रमण होते गए साहब, महमूद गजनबी आया। महमूद गजनबी ने लगभग हमारे भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। जब हमारे राजस्थान के हम एक देवता की चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि उन्होंने भी किसके साथ युद्ध किया था? महमूद गजनबी के साथ युद्ध किया था। ठीक है साहब। अब अभी तक क्या होता था कि मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रमण करते, यहां से लूटपाट करते और वापस चले जाते। ठीक है साहब। लेकिन फाइनली हुआ ये था बेटा, ये बात है तुम्हारी 1192 ईस्वी की। 1192 ईस्वी के अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और इधर आया था कौन? मोहम्मद गौरी। इनके मध्य में एक युद्ध होता है विद्यार्थी, जिस युद्ध का नाम क्या है? तराइन का द्वितीय युद्ध। और इस युद्ध के अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। फाइनली बेटा भारत के अंतर्गत पहली बार मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? मोहम्मद गौरी करता है। अब तक मुस्लिम साम्राज्य की भारत में स्थापना नहीं हुई थी। अब तक केवल मुस्लिम आक्रांता भारत आते थे और लूटपाट करके वापस चले जाते थे। अब इससे क्या हुआ साहब? इससे होगा ये इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और भारत के अंतर्गत कौन थे? हिंदू धर्म को मानने वाले थे। अब यहां पर जैसे ही इस्लाम साम्राज्य स्थापित हुआ तो हिंदू धर्म का धर्मांतरण होने लगा। हिंदुओं के त्योहारों पर और भी बहुत सारी चीजें हैं, चाहे उनके मंदिर हों, मंदिरों को तोड़ा जाने लगा। उनके रीति रिवाज परंपराओं को बंद किया जाने लगा। तो अब विद्यार्थियों, हिंदू धर्म की रीति रिवाज परंपरा संस्कृति की रक्षा करते हुए जिन महापुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन्हीं महापुरुषों को आज हम किस रूप में पूजते हैं बेटा? लोक देवता के रूप में। समझ रहे मेरी बात को आप? यानी कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, चाहे वो हिंदू धर्म की रीति रिवाज हों, हिंदू धर्म की परंपराएं हों, उनके मंदिर हों, धर्मांतरण हों, इनको रोकने के लिए इवन जैसे आपको पता है कि कई मुस्लिम शासक ऐसे आए थे, किसी ने होली पर प्रतिबंध लगाया, किसी ने दीपावली पर प्रतिबंध लगाया, कोई गौ हत्या कर रहा था, कोई मंदिर तोड़ रहा था। अब इन चीजों का जिन लोगों ने विरोध किया था उनको हमने क्या दर्जा दिया है बेटा? महापुरुषों का दर्जा दिया था, लोक देवताओं का। अच्छा, इन्होंने केवल यही काम नहीं किया था, इन्होंने हिंदू धर्म के अंतर्गत जन जागृति भी फैलाई थी। जन जागृति कैसे फैलाई बेटा? कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो दूसरे धर्म में क्या ना हो? धर्मांतरित ना हो। अपने धर्म की चीजों को उनको समझाया। हमारे धार्मिक प्रतीक चिन्हों की क्या की है? उन्होंने रक्षा की है। तो ऐसे लोग क्या बन गए हैं बेटा? लोक देवता। ठीक है। और लोक देवताओं का प्रचलन मैं आपको बता दूं मुख्य रूप से 12वीं सदी के बाद हुआ है। 12वीं की सदी के बाद में सर्वाधिक लोक देवता हुए हैं हमारे राजस्थान में, क्योंकि 12वीं सदी के बाद ही ज्यादा ये दिक्कत आने लगी थी यहाँ पर इस्लाम साम्राज्य स्थापित होने के बाद में।
अब एक तो शब्द होता है बेटा लोक देवता, एक शब्द और होता है विद्यार्थियों क्या, क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल या इसे क्या कहा जाता है, खेतरपाल। क्षेत्रपाल या जिसे कहते हैं बेटा खेतरपाल। ये आरएस के अंतर्गत आया था, शायद 15 वाले में आया था कि क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखो ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने गांव की रक्षा करते हुए प्राणों का क्या दिया हो, बलिदान दिया हो। यानी एक शब्द में हम इसे बोल सकते हैं बेटा ग्राम रक्षक देवता। क्या बोल सकते हैं, ग्राम रक्षक देवता क्या कहलाता है बेटा, क्षेत्रपाल कहलाता है। ग्राम रक्षक देवता क्या कहलाता है साथियों, क्षेत्रपाल। और यही शब्द आया था उसमें, ऐसे डिटेल नहीं, एक शब्द में अर्थ पूछा था इसका कि क्षेत्रपाल का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो क्षेत्रपाल का शाब्दिक अर्थ है बेटा ग्राम रक्षक। अब ग्राम की रक्षा किससे कर रहे हैं, वही आक्रमणकारियों से। आप देखेंगे हमारे गांव के आसपास में बेटा बाहर कोई ना कोई एक ऐसा मंदिर जरूर होगा जिसे हम भौमिया कहते हैं, कोई भैरव जी कहता है, तो ये वही क्षेत्रपाल ही होते हैं। इन्होंने कभी ना कभी जब किसी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन्होंने गांव को लूटने के लिए आक्रमण किया हो या इस तरह की कोई बात हुई हो, तब ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो गांव के लोगों ने उन्हें क्या दे दिया, अपने गांव का देवता दे दिया। और ऐसा कहा जाता है कि बलिदान होने के बाद में भी उस गांव की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। इसलिए बेटा इनको देवता के रूप में पूजते हैं, इनको एक नाम दे देते हैं क्या, क्षेत्रपाल। तो दो शब्द आते हैं हमारे, एक तो लोक देवता और एक आता है बेटा क्या, क्षेत्रपाल या खेतरपाल। दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी आपके बेटा। तो ये तो एक सामान्य सी इनकी परिभाषा है, ठीक है। अब फिर अभी आगे लिखाऊंगा आपको मैं। फिर एक और बात आती है बेटा, जैसे दिया जाता है क्या, पीर शब्द, पीर। और हमारे राजस्थान के अंतर्गत कितने पीर माने जाते हैं बेटा, पंच पीर। अब एक पंच का मतलब आप समझ गए कि 5 हैं, पीर का मतलब क्या होता है। देखो पीर एक अरबी भाषा का शब्द है बेटा, फारसी भाषा का शब्द है, मुसलमानों से जुड़ा हुआ शब्द है ये। जैसे हिंदुओं के अंतर्गत हम कोई क्या कहते हैं, किसी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को साधु सन्यासी कहते हैं, ऐसे ही मुसलमानों के अंतर्गत साधु सन्यासी को क्या कहा जाता है बेटा, पीर कहा जाता है। फिर आप कहें साहब के आप हिंदुओं के देवता हैं, फिर इनको मुस्लिम शब्द नाम क्यों दिया गया है। देखो कई हमारे राजस्थान के लगभग 5 ऐसे देवता हैं जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों ही समान भाव से क्या करते हैं बेटा, पूजा करते हैं। उनको क्या कहा जाता है, पीर कहा जाता है। यानी हमारे मारवाड़ के अंतर्गत 5 देवता ऐसे हैं बेटा जिनको हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं। इसलिए इन 5 देवताओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, पंच पीर कहा जाता है। ये मारवाड़ के क्या आते हैं बेटा, पंच पीर आते हैं। और मैं आपको बता दूं ज्यादातर जो देवता है ना हमारे मारवाड़ क्षेत्र में ही हैं। अब जैसे हमारी पूर्वी राजस्थान की मैं बात करूं कि हमारे पूर्वी राजस्थान में तो एक इसमें जरूर आ जाते हैं, किसमें, भरतपुर में देव बाबा, नहीं तो और हमारी करौली में कोई देवता नहीं, धौलपुर में ही नहीं कोई देवता, और अलवर में कोई देवता है नहीं, माधोपुर में भी नहीं है, दौसा में भी नहीं है, इधर नहीं है। जितने भी देवता हैं सारे किधर आ जाएंगे आपके, इधर पश्चिमी राजस्थान में या फिर इधर हाड़ौती क्षेत्र में एक आध दो है, नहीं तो मेनली मारवाड़ क्षेत्र में ही ज्यादातर। अब शेखावाटी क्षेत्र भी किसमें सम्मिलित है, मारवाड़ में था वो पूरा। तो मारवाड़ के पंच पीरों की मैं बात करूं बेटा, तो मारवाड़ के जो पंच पीर आते हैं हमारे कौन कौन से साहब, पाबू जी, ठीक है ना, और रामदेव जी, और हडबू जी, और मांगलिया मेहा। चारों पीर पधारी जो, चारों पीर पधारी जो गोगा जी गेहा। तो ये विद्यार्थियों 5 पीर आते हैं हमारे। 5 पीर कौन कौन से आते हैं बेटा, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बो जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा। तो मारवाड़ के कितने पीर हो गए, 5। कौन कौन से हो गए बेटा,
पावो जी, रामदेव जी, अड़बो जी, मांगलिया जी और गोगा जी, ये चारों देखो, चारों पीर पधारी, जो चारों पीर पधारी कहां पर बुलाया जा रहा है इनको? गोगा जी के घर बुलाया जा रहा है। क्यों बुलाया जा रहा है? गोगा जी क्या दे रहे हैं? पार्टी दे रहे हैं। गोगा जी की जो मैसेज हैं वो पीहर गई हैं, तो गोगा जी आज अकेले हैं घर पे, तो चारों को क्या कर दिया इन्होंने? मैसेज कर दिया कि भाई आ जाओ, आज तो पांचों भाई पार्टी करेंगे। तो वो पार्टी करवाएंगे, रुक जाओ अभी। तो ये मारवाड़ के क्या आते हैं बेटा? पंचपीर। तो अब मैं कुछ चीजें आपको नोट करा देता हूं, फिर हम इनके एक एक लोक देवताओं के बारे में लिखेंगे। पहले सामान्य परिचय लिखेंगे बेटा इनका। लिखिए विद्यार्थियों, बोलो क्या बेटा? फटाफट निकालिए। टॉपिक डाल लेना बेटा, लोक देवता। लिखो, राजस्थान में राजस्थान में आरंभ में सूर्य भगवान और ब्रह्मा जी की पूजा की जाती थी। सूर्य भगवान और ब्रह्मा जी की पूजा की जाती थी। अगला पॉइंट, आगे चलकर आगे चलकर आगे चलकर भगवान शिव क्यों नहीं रहा तू है? तो फिर आता ही क्यों है? फिर रूम पे ही रहा करना। भगवान शिव तथा भगवान विष्णु, भगवान शिव तथा भगवान विष्णु और विष्णु भगवान के अवतार, विष्णु भगवान के अवतार भगवान राम और कृष्ण की पूजा की जाने लगी। विष्णु भगवान के अवतार भगवान राम और कृष्ण की पूजा की जाने लगी। पूजा की जाने लगी। अगला पॉइंट, 12वीं सदी के अंत में भारत में 12वीं सदी के अंत में भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई। अगला पॉइंट, हिंदू धर्म संस्कृति हिंदू धर्म संस्कृति रीति रिवाज और परंपराओं की रक्षा करते हुए रीति रिवाज और परंपराओं की रक्षा करते हुए जिन महापुरुषों ने
जिन महापुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन्हें लोक देवता की संज्ञा दी गई। उन्हें लोक देवता की संज्ञा दी गई। तो ये तो लोक देवता हो जाते हैं हमारे, उन्हें लोक देवता की संज्ञा दी गई। अब दूसरा शब्द लिख लेंगे आप, कौन सा? क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल या खेतरपाल। और इसका सामान्य, आप तो एक आगे ये अर्थ लिखा हुआ, ये लिख लेना, इसका अर्थ होता है ग्राम रक्षक देवता। लिख लो इसको, हाँ ऐसे ही लिख लो, क्षेत्रपाल या खेतरपाल, और आगे लिखना बेटा ग्राम रक्षक देवता। इसका अर्थ होता है ग्राम रक्षक देवता। केवल ये लाइन लिखनी है बेटा। हो गया। अब आप लिखेंगे बेटा मारवाड़ के पंचपीर, और इस लाइन को ऐसे ही नोट कर लीजिए, बोर्ड पे लिखी हुई ऐसे कैसे ही, मारवाड़ के पंचपीर कौन है? पंचपीर का अर्थ लिखाना पड़ेगा क्या मुझे? हिंदू और मुसलमान जिन्हें समान भाव से पूजते तो सामान्य सी बात है, तो हाँ ये तो इतना भी नहीं जानते होंगे क्या आप? मारवाड़ के पंचपीर केवल नाम लिख लो। देखो आप ऐसा मत करना बेटा कि इसको लाइन को भली मत रटने की कोशिश करना, ये तो मैंने लिखा दिया आपको याद करने के तरीके से। आप तो केवल क्या याद करना, ओनली 5 देवताओं के नाम। आपको ऐसे मत भले ही रटना के चारों पीर पधार जो गोगा जी के, आपको तो 5 देवताओं के क्या रहने चाहिए, नाम याद रहने चाहिए। इनमें प्रश्न क्या बनता है बेटा? इनमें प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है? और उसमें ज्यादातर ऑप्शन क्या मिलता है? तेजाजी। क्योंकि हमारे आपके दिमाग में रहता है कि तेजाजी प्रसिद्ध लोक देवता हैं, तो निश्चित रूप से तेजाजी भी किस में होंगे? पंचपीरों में होंगे। तेजाजी पंचपीरों में नहीं है बेटा, और हम गलती इन दोनों में कर जाते हैं। इन दोनों को हम क्या है कि अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, हड़बू जी को और मांगलिया मेहा जी को, जबकि ये दोनों पंचपीरों में शामिल हैं, तेजाजी पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो ये याद रख लेना, 5 देवता आते हैं हमारे ये। पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी, मांगलिया मेहा, चारों पीर पधारी जो गोगा जी गेहा। गेहा का मतलब होता है घर, पधारी जो मतलब बुलाया जा रहा है चारों पीरों को, कहां पर? गोगा जी के घर पर। अब देखिए, अब सबसे पहला लोक देवता लिखेंगे विद्यार्थी, हम कौन से लिखेंगे? पाबू जी ले लेते ना, पाबू जी शुरू किया तो पाबू जी ले लो। चलो पाबू जी राठौड़, पाबू जी राठौड़। तो एक काम है तुम्हारा। हाँ जी, तो सुनो, कोलूमंड बेटा पहले फलौदी आपको पता है जोधपुर में आता था, फलौदी अभी क्या बन गया? नया जिला बन गया है। इनके जो पिता थे धांधल जी राठौड़, और इनकी माता थी बेटा क्या? कमला दे। और पाबूजी कौन है बेटा? पाबूजी राठौड़ वंशी राजपूत थे। राजपूत। और इनकी जो पत्नी थी
इनकी पत्नी का नाम है सुप्यार दे, या इनको कहा जाता है फूलम दे। ये रहने वाली कहाँ की थी बेटा? अमरकोट, पाकिस्तान में आता है वर्तमान में। अमरकोट के सूरजमला सोड़ा की क्या थी ये? बेटी थी। तो इतना ये जानकारी लिख लो आप, और फिर हम आगे चलेंगे। सुप्यार दे का मतलब होता है अच्छा प्यार देने वाली, लेकिन ये बिल्कुल भी प्यार नहीं दे पाई हैं। तो अभी तो केवल एक परिचय लिख लो, फिर मैं इनका पूरी कहानी बताऊंगा, उसके बाद आगे चलेंगे। इतना लिख लो आप। हो गया? देखो लिख लो। पाबू जी का जन्म कब हुआ है बेटा? 1239 में। कहां पर हुआ है? कोलूमंड में। कोलूमंड कहां आता है? फलौदी में। पिता कौन है इनके? धांधल राठौड़। ये धांधल राठौड़ हैं। और माता कौन है बेटा इनकी? कमला दे। धांधल राठौड़ भी जो मारवाड़ के एक राजा हुआ करते थे, मारवाड़ के शासक दूहड़ जी के भाई थे ये, ध्यान रखना। तो पाबू जी कोई ऐसे नहीं है कि सामान्य परिवार से हो। दूहड़ जी के भाई हैं ये, यानी मारवाड़ के राज परिवार से संबंधित थे। कौन? पाबू जी। माता कमला दे हो गई। पाबू जी का वंश कौन सा हो गया बेटा? राठौड़ वंश। पत्नी कौन है इनकी? सुप्यार दे या फूलम दे। कहाँ की रहने वाली हैं ये? अमरकोट की। किसकी बेटी है बेटा? और अमरकोट वर्तमान में कहाँ आता है आपका? पाकिस्तान के। पाकिस्तान में अब तो अमरकोट का नाम भी बदल गया है। अब तो इसका नाम बदल के क्या रख दिया पाकिस्तानियों ने? उमरकोट कर दिया है। अब तो इसका नाम भी चेंज हो गया है। अब आप इतना लिख लिया हो तो अब आप बिल्कुल रुक जाइए, रिलैक्स हो जाइए। अब मैं पूरी इनकी क्या बता देता हूँ आपको, कहानी बता देता हूँ, ठीक है ना। पाबू जी ने क्या किया था, क्यों देवता का दर्जा मिला है, क्या मामला था, सुनो साहब। पाबू जी पर खूब सारा साहित्य लिखा गया है हमारे इतिहास में। सबसे इनसे संबंधित जो मुख्य पुस्तक मिलती है हमें, वो मिलती है आसिया मोड़ जी की, जिसका नाम क्या है? पाबू प्रकाश। पुस्तक खूब सारी है, सबके नाम लिखाऊंगा मैं आपको। पाबू जीरा छंद है, पाबू जीरा दूहा है, पाबू जीरा सोरठा है, पाबू जीरा बात है। कई सारी पुस्तकें जो कि लिखी गई हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक, यानी जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है पाबू जी के जीवन के बारे में, वो मिलती है पाबू प्रकाश। अब सुनो क्या हुआ था। पाबू प्रकाश में आसिया मोड़ जी इनके जीवन के बारे में बताते हैं कि कहानी कहां से शुरू होती है बेटा। कहानी शुरू होती है, ऐसा कहते हैं कि एक बार की बात है, जो हमारे आपकी कल्पना है, पता देखा किसी ने नहीं आज तक, कि स्वर्ग में कौन रहती हैं? अप्सराएं रहती हैं। हाँ जी। तो अप्सराओं का काम आप जानते हैं कि डांसिंग वांसिंग का प्रोग्राम करना होता है। देवता शाम को बैठते हैं, तो वो थोड़ा इंटरटेनमेंट करती हैं, ठीक है साहब। एक बार अप्सराओं को लगा कि यार चलो धरती पे घूम के आते हैं, और धरती पे भी उनको ठीक ठाक कहाँ लगा? मारवाड़ क्षेत्र में, कि मारवाड़ घूम के आएंगे। आगे साहब, उनका जो विमान है वो हमारे मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत लैंडिंग होता है। वहां पर विमान उनका उतरा, और रेत के टीलों में उन्होंने एंजॉय किया होगा। अप्सराओं ने फोटो वोटो खींचना, जो भी आप मानिए, जैसे भी समझो।
ठीक है, अब शाम का समय होने वाला था, अप्सराओं का भी लौटने का समय हो गया कि चलते हैं। अब उनमें एक अप्सरा ऐसी थी, वो थोड़ा ज्यादा निकल गई आगे, बहुत ज्यादा आगे निकल गई। अब रेत के टीले देखने में एक जैसे ही लगते हैं, तो वो रास्ता भूल भाल गई। अब इनका समय हो गया, इन्होंने उसको ढूंढा इधर उधर के, एक रह गई हमारी, बट वो कहीं मिली नहीं। फाइनली इन्होंने कहा कि भाई हम और रह जाएंगे फिर इस धरती पर। तो उनका विमान उस अप्सरा को छोड़ के चला जाता है, और वो अप्सरा कहां रह जाती है? यहीं धरती पर। अब देखो, इसकी आप सत्यता मत जांचना, कहानी है वो देवताओं के बारे में वो बता रहा हूं। हालांकि ऐसी, अच्छा, अब एक दिन की बात है बेटा, राव धांधल जी घोड़े पर बैठ करके घूम रहे थे, तो बियाबान रेगिस्तान था वहां पर, तो वहां पर कोई तालाब वालाब था, तो वहां पहुंचते हैं ये, और वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि यार एक बहुत ही, अप्सराओं के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि क्या होती हैं वो, वेरी वेरी ब्यूटीफुल होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं। हाँ जी। तो एक वहां पर कोई बहुत सुंदर इस तरह की कोई लड़की बैठी हुई है साहब, बैठी हुई, तो क्या ऐसा कहते हैं कि वो तो मैं बता नहीं रहा आपको, थोड़ा सा मैं हाइड कर रहा हूं, स्नान कर रही थी। ये तो ये कहता है कौन, आसिया मोड़ जी। तो अब यार धांधल जी ने कहा कि यार ये क्या चक्कर है भाई, इतने रेगिस्तान में यहां पर कैसे, तो और वो भी इतनी ब्यूटीफुल। धांधल जी ने साहब देखा है किसको? उस अप्सरा को। फिर अचानक से अप्सरा की भी नजर पड़ती है धांधल जी पर, दोनों की नजरें मिली हैं। हाँ, बीच में मत बोल जाना, अब की बार ढंग सीधा ढंग से चिपका दूंगा, ढंग से चिपका दूंगा, बीच में बोल गया तो। हाँ, तो फिर क्या हुआ था, दोनों की साहब नजरें मिली। अब ऐसा कहते हैं कि अप्सराओं के बारे में कुछ ऐसी कहावतें मिलती हैं कि यदि इनको कोई पुरुष वगैरह देख लेता है, तो इनकी शक्तियां वगैरह क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। तो उस अप्सरा ने धांधल जी से कहा कि धांधल जी आपने क्या कर दी? धांधली कर दी, देख लिया मुझे, अब मैं वापस कैसे जा पाऊंगी? तो धांधल जी ने मनी मन कहा होगा कि वापस कौन जाने दे रहा है तेरे को। ये सोच भी कैसे लिया तूने कि तू वापस चली जाएगी? तो धांधल जी ने कहा सॉरी, मुझे पता नहीं था ऐसी कोई बात है। तो अप्सरा ने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊंगी? तो धांधल जी ने कहा कि यदि आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप मेरा सहारा ले सकती हो। अब देखो, ये जो चीजें बता रहा हूं मैं बेटा आपको, ये तो या तो कहानियों में होता है या फिल्मों में होता है, हकीकत बात है। जैसे आपने देखा होगा, हीरो भले ही रात को 12 बजे किसी जंगल में से निकल रहा है और उसकी गाड़ी पंचर हो गई, कोई बात हो गई, मान के चलो रुका हुआ है, तो रात के 12 बजे भी कोई लड़की आएगी गाड़ी लेकर के, उसको लिफ्ट और दे देगी, रोक और देगी, और वहीं उनमें मामला बढ़ जाएगा आगे। तो ये केवल फिल्मों में और कहानियों में होता है, रियलिटी में कभी ऐसा नहीं होता है कि हाँ। अब साहब अप्सरा ने भी सोचा कि यार ये भी राजा का भाई है यार, और मुझे कहीं रुकने का एक जगह भी मिल जाएगा, स्थान ही मिल जाएगा, तो ठीक है, क्या दिक्कत है यार। लेकिन उन्होंने कहा मैं आपके साथ में रह तो लूंगी, लेकिन मेरी 2 शर्तें रहेंगी। अब सारी चीजें जुड़ेंगी बेटा, आगे ध्यान रखना जो बता रहा हूं आप इनको। तो 2 शर्तें रहेंगी। पहली शर्त तो ये रहेगी कि मैं आपकी जो अन्य रानियां रहती हैं, मैं उनके साथ में नहीं रहूंगी, मेरे लिए अलग से महल होगा। तो धांधल जी तो मतलब बिल्कुल एक्साइटेड और तू बोल डन मेरी तरफ से कि ओके, हाँ ओके ही। और दूसरी शर्त बता तू फटाफट, दूसरी शर्त क्या है? कि दूसरी शर्त यह है कि मेरे महल के अंतर्गत बिना मेरी अनुमति के कोई प्रवेश नहीं करेगा, इवन आप भी नहीं आओगे। पहले आप नॉक करोगे, मैं आई कम इन मैडम, तो मैं बोलूंगी यस या नो, तो आप हाँ जो भी मतलब उस तरह से बोल सकते, आज की तरीका से बता रहा हूं मैं, ठीक है साहब। उन्होंने कहा बिल्कुल डन, मैं 4 बार मिस कॉल देकर आया करूंगा, कि नहीं एक बार ही दे देना आप, ठीक है। तो हो गया साहब। अब बेटा पाबू प्रकाश के अंतर्गत आसिया मोड़ जी ये कहते हैं कि धांधल जी की जो ये जो इनसे प्रेम हुआ था इससे अप्सरा से,
इनसे ही किसका जन्म हुआ था बेटा? पाबू जी। ऐसा आसिया मोड़ जी कह रहे हैं कि रियल माँ इनकी वो अप्सरा थी, लेकिन अप्सराओं की कहानियां लगती हैं इसलिए इसको नहीं लिखते हम कि यार तो एक सुनी ऐसी लगता है कि यार काल्पनिक कहानी हो, और देखा जाए तो सुनने में काल्पनिक कहानी ही लगती है यार, क्योंकि वो अब अप्सरा यदि होती स्वर्ग वगैरह में जहां कहीं भी, तो अब भी तो कभी कभार आती हैं यार घूमने करने के लिए, तो हम भी तो देख लेते। अच्छा, तो कहानी लगती है कि यार तो कहानी है, कल्पना है, ऐसा होता नहीं है, वो कल्पना हो भी सकती है। अब कहते हैं बेटा कि उनसे एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम था पाबू जी। अब साहब एक दिन की बात है, धांधल जी मतलब भूल गए थे कि मैं शर्त क्या है कि मैं बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करूंगा, उनके बिना पूछे। ऐसा कहते हैं बेटा कि एक दिन ये बिना उनकी अनुमति के, बिना पूछे ही उस महल में प्रवेश कर जाते हैं। उस महल में एक दृश्य देखते हैं कि एक शेरनी है और शेरनी एक अपने बच्चे को दूध पिला रही है। धांधल जी ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है? जैसे ये पहुंचे तो अपने रूप में आ गई वो फिर अप्सरा। तो अप्सरा ने कहा कि हमारे पास ये शक्ति होती है कि हम अपना वेश बदल सकती हैं, और मैं शेरनी बनकर इसलिए इसको दूध पिला रही थी कि मेरा बच्चा पराक्रमी हो। ठीक है साहब, लेकिन आपने शर्त को तोड़ दिया, इसलिए मैं अब आपके साथ में नहीं रहूंगी। तो कहा ही जाता है बेटा कि अप्सरा यहां से छोड़ के चली जाती है, और अब पाबू जी का पालन पोषण जो किया था वो किसने किया था बेटा? कमला दे ने किया था। तो पालन पोषण करने वाली माँ ऐसा कहते हैं कौन थी? कमला दे, और जन्म देने वाली माँ वो अप्सरा थी। अब मैंने कहा अप्सरा की कहानी लगती है, इसलिए इनकी माता ही किसको माना जाता है? कमला दे को। ठीक है साहब। अब पाबू जी हमारे आगे बड़े होते हैं बेटा, विवाह के योग्य हो जाते हैं, तो खूब सारे रिश्ते आ रहे हैं इनके लिए डेली के, लेकिन अभी किसी को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। फाइनली एक फोटो आता है, कहां से बेटा? अमरकोट से। और अमरकोट से किसका फोटो आता है? फूलम दे का। फूल जैसी थी बिल्कुल। तो पाबू जी ने बेटा पहली बार में देखते ही क्या कर दिया था? डबल टिक कर दिया था कि ठीक है, मेरी तरफ से क्या है? डन है। ठीक है साहब। अब हम मेन मेन पॉइंट पे ही आते हैं, ज्यादा कहानी खींचेंगे नहीं। अब क्या हुआ है बेटा? पाबू जी की साहब शादी की बात आ गई है, मानो बारात की तैयारी चल रही है। पाबू जी के बड़े अच्छे मित्र थे बेटा, एक का नाम था चांदा और एक का नाम था डेमा। ये पाबू जी के साथ में हमेशा रहा करते थे, भील जाति से बताए जाते हैं। तो पाबू जी तैयार हो रहे थे, शेरवानी बेरवानी जो भी है, साफा वाफा एंटीना वेंटीना लगा लगू करके बिल्कुल तैयार, कलंगी वलंगी लगाते ना। अब चांदा डेमा ने कहा कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, लेकिन एक कमी है कि इतनी ही सुंदर क्या होनी चाहिए? घोड़ी होनी चाहिए। बाबूजी ने कहा कि बिल्कुल ले आइए, बताइए कहां पर है? कि घोड़ी तो है लेकिन वो दे दे जब है, कि नहीं मेरा नाम ले देना, आप चले जाओ। तो बेटा एक महिला हुआ करती थी जिनका नाम क्या है? देवल चारणी, चारण जाति की थी ये। इनके पास में घोड़ी हुआ करती थी जिसका नाम क्या था? केसर कालमी। केसर कालमी नाम की इनके पास में घोड़ी थी, बहुत सुंदर घोड़ी थी ये। चांदा डेमा पहुंचे दोनों के, ऐसे ऐसे आपकी घोड़ी को मंगाया है पाबू जी ने बारात। अच्छा पहले ध्यान रखना बेटा, जैसे आजकल होता यह है कि जैसे दूल्हा वगैरह जाता है तो हम आप जो भी है दूल्हे को एक अच्छी गाड़ी में ही भेजते हैं, भले बारात तो बस में चली जाए, कहीं कैसे भी चली जाए, लेकिन दूल्हे के लिए एक अच्छी गाड़ी अफोर्ड की जाती है यार। तो पहले दूल्हे के लिए अच्छी गाड़ी क्या थी बेटा? घोड़ी थी। तो साहब इन्होंने मना कर दिया चांदा डेमा से कि मैं आपको नहीं दूंगी और आप चले जाइए। वापस आ गई। बाबूजी को बताया कि साहब ऐसी सी बात है, उन्होंने तो मना कर दिया। फिर कहते हैं बाबूजी स्वयं जाते हैं, बाबूजी ने पूछा भाई कि मना क्यों किया आपने? तो इन्होंने कहा कि मैं अपनी गाय वगैरह चराने के लिए जाती हूँ तो घोड़ी को साथ में लेके जाती हूँ। उस समय गायों की लूटपाट हुआ करती थी, तो इन्होंने कहा कि मैं एक तो रखवाली करती हूँ गायों की घोड़ी पर बैठ करके, और दूसरा मान के चलिए कोई गायों को मेरी को छुड़ा ले गया तो मैं घर पे आके सूचना भी दे सकती हूँ। ठीक है साहब। बाबूजी ने कहा कि मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है, आप घोड़ी दे दीजिए मुझे।
उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो बारात के लिए जा रहे हो, बारात लेके जा रहे हो, विवाह करने के लिए जा रहे हो, और उस समय मेरी गाय को छुड़ा ले गया तो कोई। बाबूजी ने कहा मैं लेके आऊंगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, वचन दे रहा हूं कि आप तो वहां फेरे ले रहे हो, और तो ले गया। बाबूजी ने फिर वचन दिया कि मैं आपको वचन देता हूं, यदि मैं फेरे भी ले रहा हूंगा और उस दौरान मुझे सूचना मिलती है कि आपकी गायों को कोई ले गया है, तो मैं अधूरे फेरे छोड़ करके आपकी गायों की रक्षा करने आऊंगा। अब पहले देखिए बेटा, आदमी की जबान की वैल्यू थी। आदमी अपना एक बार कोई बोल देता, वचन दे देता, उसको मरते दम तक निभाता था। हमारे अब वर्तमान में नहीं है बेटा आजकल की तरह कि हम यहाँ पर अभी बोला है और 2 मिनट जाके बदल जाएगा, अरे यार निकल गई होगी यार गलती से। अब तो आदमी 1 मिनट में या फिर सॉरी कर देगा कि सॉरी यार, मुझे यार ध्यान नहीं रहा होगा यार। हम्मीर आपके तो सिलेबस में नहीं है बेटा, रणथंभौर के एक शासक आते हैं हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान ने तो केवल एक वचन के लिए, एक जबान के लिए अपना पूरा वंश नाश करवा लिया था, पूरा राज्य नष्ट हो गया था। तो पहले जबान की वैल्यू थी, लोग विश्वास करते थे। अब साहब बाबूजी ने यार इतने कॉन्फिडेंस से कहा है तो देवल चारणी कहां मना करने वाली है। उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ, ओके। अब साहब बारात पहुंच गई है, मानो आप तो कहां पहुंच गई बेटा, अमरकोट बारात पहुंच गई। अमरकोट बारात पहुंच गई। अब सुनो, एक घटना और होती है, आपको याद हो तो, आज भी है वो मामला। आज भी बेटा शादी से पहले घर में, परिवार में कोई एकाध रिश्तेदार ऐसा होगा जो कोई ना कोई मतलब परेशानी क्रिएट करेगा। क्या होता है, नाराज होता है। आप फूफा का ही ज्यादा है और वो भाई साहब ऐसा नाराज होता है कि बारात में तुमको तो जावे ही नहीं। और जबकि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती नाराजगी की, कोई सामान्य सी बात हो जाए, जैसे मान के चलिए कोई सम्मान वगैरह दिया जा रहा है, जैसे कोई आया है और उनका क्रम टूट गया। क्रम का मतलब समझे कि पहले बड़े फूफा को तौलिया नहीं दी है, छोटे वाले को दे दी, तो वो नाराज हो गया। मतलब हमारी तो इज्जत ही नहीं है, पहले बड़े को देना चाहिए और छोटे को बुला लिया, दो उसी को दो। मैं ऐसी तौलिया क्या करो, फेंक दो उठा के। तो छोटी छोटी बात पर, कोई सेंसलेस बात पर हो जाते हैं नाराज। हर परिवार में आज भी होता है कि मेरे लिए गोल रसगुल्ला नहीं दिया, उसके लिए गोल दे दिया, तो मेरा अपमान किया है। देखो पुराने जो फूफा, या तो पुराना फूफा रूठेगा या कोई पुराना जीजा टाइप का रूठेगा, पुराना वाला, नया वाला नहीं रूठेगा, ध्यान रखना। नया वाला तो बिजी रहता है ना उनमें, जीजा जी कोल्ड ड्रिंक मंगा दो, जीजा जी फेंकते 500 का। जीजा जी का थोड़ा टेरर रहता है ना भाई, नए जीजा है हमारे यहाँ। पुराना वाला तो बेचारा कहीं कुर्सी पे बैठ के बीड़ी पी रहा होता है, कौन उससे यार, बस ज्यादातर होगा तो बस फूफा जी आएगा, आ गया, बस इतना ही होता है। और नए वाले के तो आसपास फूफा जी और बैठो। अच्छा, उसका थोड़ा अलग ही मैटर, उसको सम्मान सम्मान से भी दिक्कत नहीं रहती क्योंकि वो उधर थोड़ा डाइवर्ट रहता है दूसरी साइड। अच्छा, वैसे तो आजकल तो फूफा का रोल चाचा ताऊ भी निभाने लग गए हैं। आजकल तो परिवारों में आपने देखा होगा, हर शादी में कोई ना कोई परिवार का भी सदस्य होता है जो बिना बात पर ही रूठता है। और उस समय ये मानो कम से कम 10-15 साल पुरानी बातों को रिपीट करते हैं। फिर वो क्या इसने करी जब नहीं बुलाए हम, ये बाजार में सामान लेवे गए जब हमारे नहीं बुला के ले गए, हमारे ये तो धोती कुर्ता पहन के बैठे रहे बाहर, पर पूछा भी नहीं। महिलाएं ज्यादा रिपीट करती हैं इन बातों को। अब साहब हुआ क्या है, बाबूजी के बहनों ही थे, आप तो कहानी समझिए। बाबूजी के बहनों ही हुआ करते थे बेटा, जायल के ठिकानेदार थे जिनका नाम क्या था, जींदराव खींची। सारे पात्रों के नाम आते जाएंगे बेटा। जींदराव खींची ये जायल नागौर में पड़ता है बेटा, वहां के ठिकानेदार थे। अब साहब ऐसा कहते हैं कि इस घोड़ी को लेकर के ही विवाद हुआ था, किसको बेटा, केसर कालमी, क्योंकि इसको ये भी ले जाना चाहते थे कि नहीं नहीं इस पर बैठ गए तो कौन जाएगा, बहनों ही जाएगा बैठ करके। और बाबूजी ने कहा कि ना मैं लेके आया हूं तो आप कैसे जाओगे। तो इन्होंने कहा कि मैं बारात में नहीं जा रहा।
मैं नहीं जा रहा बारात में। कई बार हो जाता ना, आपने देखो दूल्हे की गाड़ी में बैठने को लेकर के कई बार नाराज भी हो जाते हैं फूफा वगैरह, कि मैं बस में क्यों बैठूंगा, मैं किस में बैठूंगा, दूल्हे की गाड़ी में बैठूंगा आगे वाली सीट पर। तो फिर नहीं बिठाते हैं तो नाराज हो जाते हैं कि नहीं जा रहा मैं। अब देखो एक चीज और होती है बेटा, जो नाराज व्यक्ति है आप उसको जितना ज्यादा मनाओगे वो उतना ही ज्यादा भाव खाएगा। हाँ कि फूफा जी कोई बात नहीं, क्या बात कर, चुप रह तू, चुप रह। बुआ होगी उससे कहेगा कि तू चल बैग उठा, चल तू। अब महिला बेचारी क्या करे, महिला तो मन ही मन में एक आध गाली देती रहती है कि डोकरा तू क्यों बेइज्जती कराता है हर जगह। तो अब वो तो इतना ही बोलती रहती है मन ही मन में, यार क्या बोले और ज्यादा इससे, क्योंकि वो डोकरा फिर बहुत चिपका देगा एक आध। अच्छा तो साहब, और आप उसको इग्नोर कर दो, कहते चिल्ला दो, चिल्ला रहा है तो बकने तो बक रहा है, जो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मानो बेटा बारात की बस में बैठने वाला सबसे पहला आदमी वही होगा, क्योंकि उससे अब लग जाएगा भाई साहब और भी ज्यादा बेइज्जती होगी अब हमारी। और फिर वो आपका हो गया ना उससे अभी अभी शुरुआत में मत पूछना, बाद में जैसे बस थोड़ा चल जाए 10-20 किलोमीटर आगे आ जाए कि फूफा जी तुम तो नाराज है रहे, आई नहीं रहे, तो फिर वो पता है कारण क्या बताएगा, कह रहे मेरे भतीजे की वजह से आ रहा हूं मैं, यार भतीजे की शादी है इस वजह से आ रहा हूँ, नहीं जाता, इनकी वजह से तो नहीं जाता, लेकिन मैं अपने भतीजे की वजह से गया हूँ। मतलब ये कारण देते, उसको लगता है कि मेरी बेइज्जती होगी, मैं अकेला यहाँ रह जाऊंगा तो यार। अच्छा अब साहब ठीक है, ये नहीं गए बारात में, जिंदराब खींची, बारात में नहीं गए। अब इधर बारात पहुंच जाती है अमरकोट में, अमरकोट में मानो आप तो चढ़ाई स्टार्ट हो गई। ठीक है साहब, चांदा डेमा दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, पाबू जी के आगे डांस करते जा रहे हैं चांदा डेमा, क्योंकि दूल्हे के जो खास दोस्त हैं आपको पता है कि जो एक नेशनल डांस है उसको तो करते ही करते हैं। कौन सा? नागिन डांस। हाँ जी, नागिन डांस ऐसा फेमस है कि एक जोड़ा निकल के आता है शादी में, हर शादी में आता है वो, और वो डांस प्रस्तुति देकर के पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, वो मिलता नहीं फिर बाद में। हाँ हाँ, क्योंकि वो कपड़े लत्ते तो उसके एन हो जाते हैं खराब, और वो सुबह ही बारात के जगने से पहले गायब हो जाते हैं वो, और 3-4 दिन तक फिर गांव में दिखाई भी नहीं देते हैं वो। फोन कर करके पूछते हैं कि यार उस दिन ज्यादा हो गई थी क्या यार? ज्यादा तूने गली साफ कर दी थी पूरी, तूने इतना तगड़ा डांस किया। तो वो ऐसे रहते हैं, हर शादी में होता है एक आध पात्र, ये हर शादी मिलेंगे आपको। तो ठीक है साहब, फाइनली बेटा बारात कहाँ पहुंच गई? हाँ अमरकोट तो पहुंच गई पहले ही। अब तो लड़की के मतलब घर पहुंच गई है, दरवाजे पहुंच गई। हाँ तोरण की बात आएगी, बाहर हो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ठीक है ना। उधर से भी गाना चला दिया होगा कि मैं सहरा बांध के आऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है साहब, तोरण बांध दिया गया है बेटा अमरकोट के किले पर, और तोरण ऐसा कहते हैं कि अमरकोट वालों ने इतनी ऊंचाई पर बांधा था। देखो तोरण मारना ध्यान रखना, आजकल तो बेटा परंपरा रही है एक ओनली, पहले तोरण मारना एक पराक्रम का प्रतीक माना जाता था। तोरण मारने का मतलब उस जगह को जीतना, कि मैं मतलब आपको उस किले को हरा करके और आपको लेके आया हूं। तोरण एक पराक्रम का प्रतीक होता था पहले, अब नहीं, आजकल तो एक रस्म है। अब किले के सबसे ऊंचे भाग पर तोरण बांध दिया था। अब साहब दूल्हा पहुंचा है, तो एक तो पाबू जी हमारे बेहद सुंदर थे यार, इनकी माँ जब अप्सरा रही हो तो बच्चा तो क्यों नहीं यार इतना सुंदर होगा, वेरी वेरी हैंडसम बताते हैं पाबू जी को। ऐसा कहते हैं कि जो जब जिस समय दूल्हा तोरण मारता है ना, दुल्हन की सहेलियां वगैरह और जितनी महिलाएं सब झरोकों में आ जाती हैं, आपने देखा होगा। हालात ये हो गई थी अमरकोट में कि ये लगता है कि भाई इनको देखने के लिए इतनी लड़कियां और इकट्ठी हो गई थी कि छज्जे टूटने वाले हैं बाबू जी को देखने के लिए। अब सुनो बेटा, जब ये अप्सरा गई थी ना छोड़ के इनके धांधल जी को, तब उन्होंने एक बात बोली थी कि एक माँ की दो इच्छा होती है कि माँ एक तो अपने बच्चे को दूध पिलाए, और एक इच्छा होती है कि माँ अपने बच्चे को पीठ पर बिठा करके घुमाए। तो मेरी पहली इच्छा तो पूरी हो गई थी, मैंने दूध पिला दिया मेरे बच्चे को, बट ये दूसरी इच्छा नहीं हुई। इसीलिए कुछ इतिहासकार साहित्यकार ऐसा कहते हैं कि वही अप्सरा किसका रूप धारण करके आई है बेटा? केसर कालमी का रूप धारण करके आई थी।
बाबूजी ने देखा कि यार भाई तो बड़ा ऊंचा बांध दिया। कहते हैं उन्होंने ढोल बजाने वाले से कहा, ढोली राज छोरा मर्दाना ढोल बजा। कि मर्दानी आवाज में क्या बजा? ढोल बजा। उधर केसर को फटकार लगाई उन्होंने, केसर मत ना लजाइयो राठौडारी लाज, कि केसर राठौड़ों की लाज तेरे हाथ में। अब तो इधर उसने ढोल बजाया, इधर उसने फटकार लगाई केसर पर। अब बाबूजी ने तो केसर ने छलांग मारी है, ये मानो आप 8-10 फीट मान ली होगी, ज्यादा नहीं तो 5-4 फीट बाबूजी उछल गए होंगे घोड़ी भैंस के ऊपर, और बाबूजी हवा में ही तोरण को मार दिया होगा। फाइनली बाबूजी के इस पराक्रम को देख करके ऐसा कहते हैं कि वहां पर हर लड़की इतना हो गई कि यार पति मिले तो कैसा मिले, ऐसा मिले यार। सुप्यार दे की सहेलियों ने जाकर के कहा होगा कि भाई कितने सोमवार रखे होंगे तूने, कैसा मतलब हैंडसम तो है ही बंदा और पराक्रमी तगड़ा। तो सुप्यार दे मनी मन खुश हुई होगी कि थैंक यू गॉड। अच्छा तो जो भी है, फाइनली बेटा हुआ ये था, समय आ गया किसका? फेरों का। ठीक है साहब। पंडित जी ने कह दिया भाई बर बैठा हुआ है कि बधू को बुलाइए, बधू आ जाती है। तो ध्यान रखना, ये सारे दृश्य आपके जीवन में भी आएंगे, जिनका हो गया होगा उनके जीवन में आ गए होंगे। हाँ हाँ, आप लोग वहां देखो, विवाह से पहले ध्यान रखना बधू के इधर कौन सी साइड बैठती है, दाएं या बाएं? दाईं ओर बैठती है, ध्यान रखना। तो वहां आप लोग कोई रिएक्शन मत करना कि बधू आ रही है और आपका हाँ बिल्कुल ऐसी, हाँ आप लोग कोई इशारे मत करना, जगह छोड़ देके, है ना। अपने आप पंडित जी बताते जाएं किधर बैठना है, नहीं बेइज्जती हो जाएगी वहां, ध्यान रखना। क्योंकि पूरा सब लोगों का ध्यान किस पर रहता है? दूल्हा दुल्हन पर रहता है। बेइज्जती हो जाएगी, बिल्कुल आप तो अलर्ट रहना, बिल्कुल ना ज्यादा किसी से हंसना करना, उतने एटीट्यूड में। ओके, हाँ जी। फाइनली गठजोड़ हो गया साहब, फेरे स्टार्ट हो गए, मानो आप तो। पहला फेरा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा फेरा स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा सा चले हैं, आधा मान लीजिए आप। जब तक कहते हैं कोई व्यक्ति आता है, बाबूजी को कहता है कि इधर आओ, बाबूजी ने कहा बात क्या है कि इधर आओ, कि केसर जो देवल चारणी है, देवल चारणी की गायों को कौन ले गए? आपके बहनों ही ले गए साहब। अब यार वादा किया था उन्होंने कि चाहे फेरे ही क्यों ना ले रहा हूं मैं, और फेरों में ही मुझे सूचना मिलेगी तो फेरे छोड़ करके आऊंगा मैं। अब हम आप जैसा कोई सामान्य आदमी हो तो पंडित जी से बोले कि पंडित जी थोड़ा स्पीड बढ़ा दो मंत्रों की, और ये तो कंप्लीट कर लेता हूं मैं, थोड़े से तो बच्चे। बाबूजी ने वहीं पर कहते हैं गठजोड़ खोल दिया है, और यहां पर उनके ससुर समझाते हैं, सास समझाती हैं कि आधे फेरे ले लीजिए आप, उसके बाद चले जाना। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वादा करके आया मैं। फाइनली बेटा बाबूजी और बाबूजी के भाई थे जिनका नाम क्या था? बूढ़ो जी। समझ में तो आ रही है ना बेटा बातें? उनके भाई थे बूढ़ो जी। अब देखो शादी विवाह में आजकल तो बेटा हमारी एक वैसी रस्म रिवाज रही है कि तलवार वगैरह ले जाते हैं हम, और अब तो वर्तमान में तो केवल दूल्हा ही ले जाता है, या बहुत से लोग जिनके पास में लाइसेंसी बंदूक वगैरह होती है वो ले जाते हैं, वो आजकल तो दिखावे के लिए ले जाते हैं। पहले हर बाराती भी क्या लेके जाता था बेटा? तलवार या कटार लेके जाता था। क्यों? क्योंकि युद्ध हुआ करते थे, रास्ते में ही लूटपाट हो जाए, ऐसा भी हो सकता था कि रास्तों में लुटेरे वगैरह हुआ करते थे। कई बार कोई दुश्मन आक्रमण कर दिया, कोई राजा वहां विवाह करने गया, उधर से दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, तो बारात में भी, और इवन परिवार वाले तो बिल्कुल अलर्ट रहते थे। अब यार युद्ध करने के लिए जाएंगे तो कौन जाएंगे? स्वयं बाबूजी जा रहे हैं, तो बाबूजी के भाई बंधु वगैरह, चाचा ताऊ और जितने भी होंगे सारे जाएंगे साहब। तो मेन इनके एक बड़े भाई थे बेटा जिनका नाम था बूढ़ो जी, और बाबूजी चल दिए साहब अपने लोगों को लेकर के युद्ध करने के लिए। फाइनली विद्यार्थियों, बात है तुम्हारी 1276 ईस्वी की। 1276 के अंतर्गत बेटा जिंदराव खींची के साथ में के युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम क्या है? दैचू का युद्ध। युद्ध इतना घमासान होता है प्यारे विद्यार्थियों, उस युद्ध के अंतर्गत कहा जाता है कि बाबूजी और इनके भाई बूढ़ो जी दोनों लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए।
अब आप अंदाजा लगाइए कि जो व्यक्ति मतलब पाबू जी को भी युद्ध में मार सकता है, हरा सकता है, तो इसका मतलब ये भी पाबू जी से क्या होगा, खतरनाक ही होगा यार। वो तो इसने काम गलत किया था कि गायों को ले गया था छुड़ा करके, इसलिए इसको हम नेगेटिव रोल में देखते हैं। नहीं तो हो सकता है कि आज इसको भी हम किस रूप में पूज रहे होते, देवता के रूप में। या जो बाबूजी को हरा सकता है, मार सकता है, तो इसका मतलब ये भी जबरदस्त रहा होगा। ठीक है, अब बेटा यहां कोलूमंड के अंतर्गत अब तक जो कि बड़ी हंसी खुशी के मंगल के गीत गाए जा रहे थे, वहां पर बधू की आगवानी की तैयारियां की जा रही थी। वहां पर सूचना मिलती है इनको कि पाबू जी और बूढ़ो जी अब नहीं रहे, मारे गए। शोकमय माहौल हो जाता है। फाइनली बूढ़ो जी की जो पत्नी थी, उन्होंने एक व्यक्ति को कहां भेजा है बेटा, अमरकोट भेजा है। और उन्होंने कहा कि पहले ऐसा करो, अमरकोट में जाकर के आप क्या दो, सूचना दो, क्योंकि वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। बाबू जी बोल के आए थे कि भाई मैं बाकी के बचे हुए फेरे युद्ध के बाद लूंगा, मैं जीवित रहा तो। क्या यार वो इंतजार कर रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई बोल देना उनको कि पाबू जी अब नहीं रहे, और पाबू जी कि अब आप क्या है कि अपनी बेटी का विवाह कहीं दूसरी जगह कर सकते हैं चाहे तो। अब उनको सूचना मिलती है तो फूलमदे ने कहा कि हिंदू धर्म के अंतर्गत जो कि सगाई पर ही आधा विवाह मान लिया जाता है, तो मैं तो उनके साथ क्या ले चुकी हूं, फेरे ले चुकी हूं आधे। तो वो मेरे पति हैं और अब मैं उनके साथ में क्या होना चाहती हूं, सती होना चाहती हूं। देखिए कितनी महानता की बात है। आजकल फेरे 7 फेरे लेने के बाद में भी ड्रम में पैक कर देती हैं। तो अंदाजा लगाइए बेटा। तो हालांकि हर महिला नहीं होती ऐसा, हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन एक उदाहरण बता रहा हूं मैं। और पुरुष भी होते हैं, पुरुष भी फ्रिज में पैक कर देते हैं। तो सभी आजकल तो हर रिश्ता कलंकित हो रहा है बेटा, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो कलंकित नहीं हो रहा हो। हाँ जी। अब हुआ ये है बेटा, सुप्यार दे कोलूमंड आ जाती हैं सती होने के लिए। सती होने की तैयारी चल रही है। इधर बूढ़ो जी की जो पत्नी थी वो भी सती होना चाहती हैं अपने पति के साथ में। लोगों ने मना कर दिया कि आपको सती नहीं होने देंगे। कैसे बैठ रही थी, ढंग से बैठ जाना, सो जा, फिर लेट जा। मैं हाँ, मना कर दिया उन्होंने कि भाई आपको सती नहीं होने देंगे। ये जिद पकड़ गई। अब यार इनको क्यों नहीं होने दे रहे सती, क्या कारण था। ये बेटा इस समय क्या थी, गर्भवती थी, और गर्भवती महिला को कभी सती नहीं होने दिया जाता था, क्योंकि यार उसके अंदर एक दूसरा प्राण पल रहा है, जीव है, उसकी हत्या हो जाएगी। लेकिन वो जिद पकड़ गई कि मैं अपने पति के साथ में सती होंगी। अब ऐसा कहते हैं बेटा कि उनका पेट चीर करके जो गर्भ में शिशु था उसको निकाला गया और एक बच्चा हुआ था वो, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, जो बदला लेंगे आगे बड़े होकर के, जिनको बेटा हम बालकनाथ के नाम से भी जानते हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, रूपनाथ के नाम से भी जानते हैं। तो वो आपके अगले लोक देवता होंगे, वो बदला लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सती हो गई साहब पाबू जी के साथ में कौन, फूलमदे। फूलमदे सती हो जाती हैं और फाइनली बेटा यहां पर इनका पाबू जी का ये तो एक जीवन चक्र है वो खत्म हो गया। अब और पाबू जी ने क्या क्या काम किया था बेटा। पाबू जी ने, ऐसा कहा जाता है कि हमारे राजस्थान में पहली बार ऊंटों को लाने का श्रेय किसे जाता है, पाबू जी को जाता है। आज भी ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं। दूसरा, हमारे राजस्थान के साहित्य के अंतर्गत पाबू जी को क्या नाम दिया गया है बेटा, लक्ष्मण का अवतार। और सुप्यारदे को क्या कहा जाता है, किसका अवतार कहा जाता है, सुपर्णखा का, ध्यान रखना। पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार और इनकी पत्नी इनको लक्ष्मण खा, वो उसका सुपर्णखा। सुनो साहब क्या हुआ था, ये बात है जबकि बेटा जब भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी वनवास में थे, पंचवटी नामक स्थान पर ठहरे हुए थे।
वहीं पर कहते हैं कि जो रावण था, रावण की बहन आ जाती है। नाम तो पहले उसका कुछ और था, बट उसकी नाक कटने के बाद में नाम पड़ा था शूर्पणखा। तो काफी वो भी ब्यूटीफुल थी होने को। तो अब उसने भगवान राम को और लक्ष्मण जी को देखा तो सबसे पहले उसने किसको कहा? भगवान राम से, विल यू मैरी मी। भगवान राम ने कहा थप्पड़ मारो तुम, अब मैरी मी। घरवाली बगल में बैठी मेरे, मरवाएगी तू। तो मना कर दिया उसको। फिर लक्ष्मण जी के पास आई, क्या आप बताओ, क्या बताओ कि शादी कर लो। तो लक्ष्मण जी ने मना कर दिया कि बकवास नहीं, फालतू की बात नहीं, कि उनकी तो पत्नी साथ में है, आपकी पत्नी थोड़ी है। लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरी नहीं है तो क्या हुआ, मेरी शादी हो रखी है। तो उसने कहा शूर्पणखा ने हो तो रखी है, यहाँ तो नहीं है ना, या क्या दिक्कत, कर लो। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा ना ना ना, गलत बात, बिल्कुल बकवास नहीं। वो जिद पकड़ गई भाई साहब, छोड़े नहीं लक्ष्मण जी का पीछा। लक्ष्मण जी उससे पीछा छुड़ाने के लिए आगे आगे भागने लगे और वो पीछे पीछे भागने लगी। फाइनली कहते हैं बेटा कि कोई तालाब था, उस तालाब के इन्होंने लगभग 3.5 चक्कर लगा लिए थे। एकदम से लक्ष्मण जी को ध्यान आया कि अरे भाई ये क्या किया, क्योंकि हिंदू धर्म के अंतर्गत ऐसा माना जाता है, ध्यान रखना लड़कियों, ध्यान से सुन लेना तुम भी। हाँ जी, अग्नि, जल और वृक्ष, इन तीन को साक्षी मान करके कोई 7 फेरे ले लेता है लड़का लड़की, तो वो क्या मान लिया जाता है? विवाह मान लिया जाता है। अग्नि, जल और पेड़, ठीक है। तो आप कहीं ऐसे कोई पार्क वार्क में घूमने गए हैं तो कोई कह दे के लाजा चल चक्कर लगाते हैं पेड़ के, हाँ बिल्कुल थप्पड़ मार देना कि बैठ जा चुपचाप शांति से। हो सकता है कोई उधर से कोई दूसरा क्या बना रहा हो, वीडियो बना रहा हो, तो आपके पास प्रूफ भी रहेगा कि देख लो साहब ये करे 7 फेरे 7 चक्कर। तो ये चक्कर में मत पड़ना कभी आप। लक्ष्मण जी को ध्यान आया कि भाई ये तो आधा विवाह हो गया यार। इतने क्रोधित हो गए वो कि उन्होंने उसकी क्या काट दी? नाक काट दी। अब यार वो रोने लगी, बुरी तरह से विलाप करने लगी कि अब तो आपने मेरा रूप ही बिगाड़ दिया, अब तो कोई भी शादी नहीं करेगा मेरे से। तो लक्ष्मण जी को भी फिर थोड़ी देर में फील हुआ कि यार ये तो गलत किया मैंने यार, थप्पड़ पर मार देता, कुछ और कर देता यार, वास्तव में मैंने तो यार इसकी, और हकीकत बात है यार, कौन होगा जो इसकी नाक कट रही हुई किसी लड़की की और अपन शादी के लिए तैयार हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता। कैसे आजकल तो सर्जरी वगैरह हो जाती है, उस समय थी नहीं, तो बेचारी कैसे करेगी बात वो। फाइन लक्ष्मण जी ने कहा कि देवी मैं क्षमा मांगता हूं, अब जो क्रोध में हो गया वो तो हो गया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं पत्नी तो नहीं बना पाऊंगा आपको कभी, लेकिन बाकी के बचे हुए फेरे मैं आपसे कलयुग में लूंगा। तो यहां भी देख लीजिए बेटा आप, उन्होंने केवल 3.5 फेरे लिए हैं और इनके साथ में पत्नी रूप में एक भी दिन नहीं रहे हैं। तो इसलिए बेटा ये ध्यान रखना, इनको क्या कहा जाता है? लक्ष्मण का अवतार। और उनको क्या कहा जाता है बेटा? शूर्पणखा का अवतार माना जाता है। तो ये बातें और आती हैं बेटा आपकी, ठीक है। अब देखिए, अब तो मैं आपको लिखा देता हूं, फिर यहां से आगे अब लिखा देते, समझ में आ गई ना इतनी बातें? चलो साहब, अभी हमने केवल इनका परिचय देखा है। चलिए, इनका अब लिखते जाना बेटा आप। वाहन क्या है विद्यार्थियों? केसर कालमी। केसर कालमी मूल रूप से किसकी घोड़ी थी बेटा? यह देवला चारणी की घोड़ी थी। देवल चारणी की घोड़ी थी। ये तो वाहन हो गया बेटा इनका। और बाबूजी के गुरु कौन बताए जाते हैं बेटा? समर्थ भारती। समर्थ भारती इनके गुरु थे। और बाबूजी के उपनाम और देख लेते पहले हम।
पाबूजी को क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है बेटा? एक तो कहते हैं प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता। एक कहते हैं बेटा इनको क्या, लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार, गौरक्षक देवता, गौरक्षक देवता। और इनको कहते हैं क्या नाम है, हाड़ फाड़ के देवता, हाड़ फाड़ के देवता। ठीक है। और प्लेग रक्षक, लक्ष्मण का अवतार, गौरक्षक हैं। हाँ, ऊँटों के देख सकते हैं, वैसे तो ऊँट लाने का श्रेय था, लिख सकते हैं अपन लिखे तो। ये ज्यादातर बेटा, एक तो ये प्लेग रक्षक वाला नाम आ जाता है कई बार आपका, और एक लक्ष्मण का अवतार। ये दो नाम थोड़े से, देखो देवताओं से मैं आपको फिर बता दूं विद्यार्थियों, बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं आता है। आपको मैं ये पूरी कहानी और इस बताता जा रहा हूं, आप केवल यही थोड़ी याद रख लोगे ना, तो आप सामान्य सा कर दोगे। या तो बेटा पूछा जाता है इनका मंदिर का प्रश्न, या पूछा जाता है इनका जन्म स्थान। कई बार इनके पारिवारिक जीवन से ही पूछ लेता है कि इनके पिता कौन थे, माता कौन थी। तो ऐसे ज्यादातर इनसे पूछते हैं। और आपके मैं बात करूं बेटा, मेनली 5 देवताओं से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। पाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, और क्या नाम है देवनारायण जी, और आपके तेजा जी। सबसे ज्यादा जो अब तक प्रश्न आए हैं देवताओं से, केवल 5 देवताओं से आते हैं सबसे ज्यादा प्रश्न। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अन्य देवताओं से प्रश्न नहीं आए हैं, उनसे भी आते हैं, बट सबसे ज्यादा औसत हम देखें बेटा तो 5 देवताओं से। और इन 5 देवताओं के बारे में ही ज्यादा बातें हैं, और देवताओं में इतना समय नहीं लगेगा आपका, और देवता तो आपके साथ एक क्लास में हो जाते हैं। बट ये 5 देवता हैं, ये बड़े हैं, ये इनकी कहानी वगैरह और इनका जीवन चक्र थोड़ा बड़ा है, इनमें समय भी लगता है। तो विद्यार्थी ध्यान रखना, पाबू जी का वाहन क्या है बेटा? केसर कालमी। केसर कालमी मूल रूप से किसकी घोड़ी है? देवल चारणी की। गुरु कौन है बेटा इनके? समृद्ध भारती। पाबू जी के उपनाम क्या क्या हैं? प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार, गौरक्षक देवता, हाड़फाड़ देवता, और ऊंटों के देवता। ओके, लिख लिया बेटा? हाँ जी। अब हम आगे लिखेंगे बेटा, पाबू जी को मेहर जाति के मुसलमान, मेहर जाति के मुसलमान क्या मानते हैं बेटा? पीर मानते हैं। पीर का मतलब बेटा संत, पीर मानते हैं। और इसके अलावा बात करें विद्यार्थी, हम पाबू जी को मेहर जाति के मुसलमान पीर मानते हैं। पाबू जी ने थोरी जाति के 7 भाइयों को क्या दी थी? शरण दी थी। इनके परिवार वालों ने भगा दिया था इनको, कि 7 भाइयों को शरण दी थी, है ना। और क्या किया ऐसा पाबू जी ने? पाबू जी ने पाटन के शासक मिर्जा खां, शासक मिर्जा खां तथा मुल्तान के शासक, मुल्तान पाकिस्तान में बेटा वर्तमान में, मुल्तान के शासक दूदा सुमरा को पराजित किया था। दूदा सुमरा को पराजित किया। ठीक है। और पाबू जी की हम बात करें आगे बेटा, राजस्थान में पहली बार
ऊंटों को लाने का श्रेय, ऊंटों को लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है, पाबू जी को जाता है। पहली बार ऊंट राजस्थान के अंतर्गत पाबू जी हमारे लेकर के आए थे बेटा, ऐसा कहा जाता है।
समय के बड़े बड़े थाल ले आए और थालों को तब तक बजाया जब तक वो कतई फूट नहीं गए। तो उस समय ही बजाई गई थी बेटा थाली। हाँ जी, तो ये आती है। अब मैं इनकी शादी की वाली बात और लिखा देता हूं, कहानी नहीं लिखाऊंगा, वो मेन चीज लिखाएंगे। लिखो बेटा, पाबूजी जब विवाह करने के लिए जा रहे थे, तो विवाह करने के लिए जा रहे थे तो देवल चारणी की घोड़ी केसर कालमी को लेकर गए थे। देवल चारणी की घोड़ी केसर कालमी को लेकर गए थे। अगला पॉइंट, बाबूजी का अपने बहनोई जायल के ठिकानेदार, जायल लिख लेना बेटा ब्रैकेट में, नागौर में आता है। जायल के ठिकानेदार जींदराव खींची, जायल के ठिकानेदार जींदराव खींची, लिखूं क्या बेटा बोर्ड पे? जींदराव खींची के साथ विवाद हुआ था। जींदराव खींची के साथ विवाद हुआ था। अगला पॉइंट उठा, जींदराव खींची देवल चारणी की गायों को छुड़ा कर ले गए थे। देवल चारणी की गायों को छुड़ाकर ले गए थे। अगला पॉइंट था, देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए बाबूजी और जींदराव खींची के मध्य 1276 ईस्वी में देचू का युद्ध हुआ। बोर्ड पे लिखा हुआ है बेटा, देचू का युद्ध हुआ। जिसमें बाबूजी और उनके भाई बूढ़ो जी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, क्या बेटा? जैसलमेर में आता है बेटा ये। तो प्राप्त हो गए। अगली लाइन बेटा, बाबूजी के साथ सुप्यारदे सती हुई थी। सुप्यारदे या फूलमदे बेटा एक ही नाम है इनका, है ना। बाबूजी के साथ सुप्यारदे सती हुई थी। नोट डाल के लिखना बेटा यहां पर एक लाइन,
बाबूजी ने सुप्यार दे के साथ कितने फेरे लिए थे बेटा? 3.5। बाबूजी ने सुप्यार दे के साथ 3.5 फेरे लिए, 3.5 फेरे लिए, सुप्यार दे के साथ 3.5 फेरे लिए। इसलिए इनके अनुयायी 3.5 फेरे लिए बेटा। इसलिए इनके अनुयायी आज भी कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे लेते हैं ओनली। इसलिए इनके अनुयायी मतलब फॉलोअर, जो इनको मानते हैं, वो फॉलोअर नहीं है, आप ऐसे मत समझना इंस्टाग्राम वाले। इनके अनुयायी 3.5 फेरे लेते हैं, यानी वैसे अमूमन देखो कितने फेरे लिए जाते हैं? 7 फेरे। अब वो अलग अलग जगह की अलग अलग परंपरा है, कहीं पर 4 भी लेते हैं, वैसे अमूमन 7 लेते हैं। लेकिन इनके जो फॉलोअर होंगे वो कितने अनुयायी लेते हैं? वो कितने लेते हैं? ओनली 3.5। वो बाबूजी से कनेक्टेड है इसलिए। हाँ जी, 3.5 फेरे लेते हैं। अब आगे लिखेंगे आप, तो अगला पॉइंट लिखेंगे। 4.5 कौन लेता है? तू ले गए 4.5? तू ले लिए? वो क्यों लेगी? तू ले लिए 15 ले लिए तू, तो 4.5 क्यों? हाँ, बाकी से और ले लियो। उसकी बोल रही, खुद की बोलना है। बहाने चलाई बात, तू ले लियो, क्या दिक्कत है? हाँ, पंडित जी मना करे तू मत रुकियो ना, कि नहीं नहीं मैं तो और लेने, अब नहीं रुकूंगी एक आध घंटा तक मैं तो लेकिन चलिए कोई नहीं। अब हो गया बहुत। हाँ जी, अब देखिए बेटा, हम बाबूजी की बात करें साथियों, तो बाबूजी का हमारे का जो मंदिर बना है, मुख्य मंदिर, जहां पर इनका बेटा जन्म हुआ था, वहीं पर आज भी मुख्य मंदिर है। और चैत्र अमावस्या को बेटा यहाँ पर इनका बाबूजी का क्या लगता है? मेला लगता है। और एक चीज और मैं आपको बता दी है, लिखा देता हूं बेटा आपको मैं, कि मैंने अभी कहा था आपसे कि राजस्थान में पहली बार ऊंटों को लाने का श्रेय किसे जाता है? बाबूजी को। तो बेटा जैसे ऊंट में एक बीमारी होती है, सर्रा नाम की बीमारी, तो ऐसा कहते हैं कि यदि ये बीमारी हो गई तो मतलब ऊंट का बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो बचता है तो केवल किसकी कृपा से बेटा? बाबूजी की कृपा से, नहीं तो वो तभी उठ पाएगा, नहीं तो फिर उठ ही जाता है, ऐसा कहते हैं ऊंट का। तो इनके जो ऊंट बीमार होता है बेटा, तो ऊंट चराने वाली जो जाति होती है, रायका या रेवाड़ी, वो रावण हत्ता वाद्यंत्र के साथ में क्या करती है? बाबूजी की फड़ का वाचन करती है, ध्यान रखना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा साहब फड़ होती क्या है? वैसे तो आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो हम, क्योंकि ये आपकी बेटा डिटेल हाँ समझाऊंगा, केवल यहाँ पर थोड़ी जानकारी दूंगा मैं। आपके हस्तशिल्प में टॉपिक है ये बेटा, तो वो तो दिखाएंगे तो उस समय फड़ के बारे में, लेकिन फड़ का मैं थोड़ा सा आपको बताया, तो फड़ होती क्या है? फड़ बेटा हमेशा एक तो ध्यान रखना किस पर चित्रित की जाती है? आपकी कपड़े पर चित्रित की जाती है। और फड़ कला के लिए फेमस स्थान राजस्थान का कौन सा बेटा? शाहपुरा, भीलवाड़ा का जो जोशी परिवार है, उस जोशी परिवार ने इस कला को क्या दिलाई है? प्रसिद्धि दिलाई है। और फड़ में होता क्या है बेटा? फड़ के अंतर्गत देवी देवताओं की जीवन गाथा का क्या होता है? चित्रण होता है। जीवन गाथा का चित्रण कैसे साथियों? जैसे मान के चलिए कि बाबूजी का फड़ है, क्योंकि फड़ ये कहीं में आएगा, इसलिए मैं पहली बार यही पहली दिन समझा देता हूं आपको मैं। मान के चलिए बाबूजी युद्ध कर रहे हैं, चित्र बनाया यहाँ पर, बाबूजी युद्ध कर रहे हैं साहब, तो उसके नीचे वो कहानी लिखी रहती है, कैसे लड़े थे ये। तो फड़ को बांचने वाला क्या कहलाता है बेटा? भोपा जो होता है वो इस पूरी कहानी को बांच करके सुनाता है। और फड़ का वाचन हमेशा कब किया जाता है बेटा? रात्रि के समय किया जाता है, ध्यान रखना। और फड़ को बांचने वाला भोपा ही कहलाएगा। तो फड़, सीधी सी बात आप समझना कि कपड़े पर देवी देवताओं की जीवन गाथा का चित्रण करना क्या कहलाता है? फड़ कहलाता है। और फड़ को बांचने वाला क्या कहलाता है? भोपा कहलाता है। फड़ कला कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा? शाहपुरा, भीलवाड़ा की।
और देखिए फड़ को बड़ा सम्मान दिया जाता है। मान के चलिए फड़ पुरानी हो गई, फट गई, कोई बात हो गई, तो उसको ऐसे ही नहीं कि आप कहीं भी डिस्ट्रॉय कर दो, उसको कहीं भी पटक दो, ऐसे नहीं किया जाता है बेटा। फड़ को पुरानी होने पर, फटने पर कहां ले जाया जाता है? पुष्कर झील में, और पुष्कर झील के अंतर्गत से विसर्जित किया जाता है। उसे कहते हैं फड़ को ठंडी करना। क्यों आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों करते हैं साहब? क्योंकि उस पर देवी देवताओं के चित्र होते हैं बेटा। हम यहाँ कहीं रास्ते में फेंक देंगे तो यार हमारे आपके पैर पड़ेंगे तो अपमान होगा देवी देवताओं का, इसीलिए उसको पानी के अंतर्गत विसर्जित किया जाता है। ठीक है, तो इनकी जो फड़ है बेटा वो क्या बोलते हैं, राय का रहवारी जाति के लोग बांधते। अमूमन इनकी फड़ है वैसे नायक जाति के लोगों द्वारा बांधी जाती है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं बेटा कि लोक देवताओं में सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी आती है? पाबू। प्रश्न आया हुआ है कि देवताओं में सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है? पाबू जी की है। वो पुरानी पुरानी वो तो हम आगे लिखाएंगे, अगले देवता आएंगे जब, तो ये चीज और हमें नोट करनी है। तो आप लिखेंगे बेटा ऊंट के बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर, बीमार होने पर राय का या रहवारी, मैं लिख रहा हूं बेटा राय का या रहवारी, ये ऊंट पालने वाली जाति होती है ना। रायका या रेवारी के द्वारा रावण हत्या वाद्यंत्र के साथ, मैं लिख रहा हूं बेटा रावण हत्या वाद्यंत्र के साथ पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। अगली लाइन लिखेंगे बेटा ज्यादातर पाबू जी की फड़ नायक जाति के लोगों के द्वारा बांची जाती है। ज्यादातर पाबू जी की फड़ नायक जाति के लोगों के द्वारा बांची जाती है। नायक जाति के लोगों के द्वारा बांची जाती है। नायक जाति के लोगों के द्वारा बेटा। अगला पॉइंट लिखेंगे लोक देवताओं में सबसे प्रसिद्ध फड़ पाबू जी की है। लोक देवताओं में सबसे प्रसिद्ध फड़ पाबू जी की है। अब आप लिख लेंगे बेटा पाबू जी का मंदिर, मुख्य मंदिर कहां है? तो पाबू जी का मुख्य मंदिर है बेटा कोलूमंड में। कोलूमंड फलौदी लिखना है आपको। पुराना जिला लिखें तो ब्रैकेट में लिख लेना कौन सा बेटा? जोधपुर। अब तो वैसे नया ही याद रख लो आप, तो अब तो निश्चित हो गए जिले, तो आपको तो फलौदी याद रखना है ना। पुराना नए में आने की चांस है। अब तो आप तो स्थान पूछता है, जिला विला नहीं पूछता है, डायरेक्ट स्थान पूछता है इनका। कोलूमंड मंदिर कहाँ है इनका? कोलूमंड में, ऐसे पूछता है। और बेटा मेला लगता है इनका कब? चैत्र अमावस्या को। बिल्कुल आप समझते जाना, याद करते जाना, कल मैं इसको पूछूंगा, ठीक है ना? तो बिल्कुल ध्यान से समझते जाइए बेटा। कहीं कोई बात आपको समझ में नहीं आए तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं मेरे से। कोई भी आपका डाउट रहे तो ऐसे नहीं कि आप वैसे ही हाँ कर दें, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं बेटा। कोई चीज समझ में नहीं आती है, कोई भी डाउट होता है आपका, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं हमसे, है ना। यहाँ नहीं तो बाहर पूछना, कहीं पर जो भी है, पर आपके मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। ये बेटा मेले की तिथि याद रख लेना। मेला का तिथि आ जाता है इनका कि भाई पाबू जी का मेला कब लगता है, मंदिर कहाँ है इनका मुख्य, तो ये थोड़ा दोनों चीज हमें याद रखनी पड़ेंगी। हो गया बेटा? तो पाबू जी का मुख्य मंदिर कहाँ है विद्यार्थियों? कोलूमंड फलौदी में। मेला कब लगता है इनका? चैत्र अमावस्या को। वैसे मैं आपको कोई डाउट छोड़ूंगा नहीं, इतना डिटेल लेके चलूंगा, तो वैसे आपको आवश्यकता यही नहीं पड़ेगी, मानो आप। अब हम बात करें बेटा इनसे संबंधित ग्रंथ।
बाबूजी से क्या बेटा, यश गाथा क्या होती है? यश गाथा का मतलब बेटा उन्होंने जो अच्छे कार्य किए हों। यश का मतलब जैसे मान के चलिए इन्होंने उनकी 7 भाइयों की रक्षा की थी, दूधा सुमरा को हराया था, उससे करवर लेता था उसको समाप्त करवाया था, ये क्या बोलते हैं पाटन के शासक को हराया था, गायों की रक्षा की। तो ये यश का मतलब अच्छे कार्यों का वर्णन, बहुत अच्छे कार्य किए, यही चीजें बताई जाती है। फड़ के अंतर्गत किसी भी देवी देवता के द्वारा जो अच्छे कार्य किए, कोई युद्ध लड़ा है उसका वर्णन होता है, वो चीज होता है। शुरुआत तो वैसे फड़ की कहां से होती है बेटा, इनके जन्म से, जन्म से होगी, बहुत लंबी होती है, कभी यूट्यूब वगैरह पे देखना आप, ऐसे खुलती जाती है वो धीरे धीरे, जन्म से होगी भाई, स्टार्ट वहीं से होगा कि भाई फलाने फलाने के घर में ऐसे 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 पराक्रमी पुत्र का जन्म हुआ, फिर बड़े हुए, फिर इन्होंने ये कार्य किया, लोगों को ये भलाई के कार्य, तो वो उनका ये जीवन चरित्र वर्णन होता है पूरा। बाबूजी से संबंधित ग्रंथ जो भी अच्छे कार्य किए ना उन्होंने जीवन में, उसका चित्रण होता है बेटा। अब जैसे और भी सिंपल भाषा में समझाऊं, जैसे आप पढ़ते हैं ना हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा में क्या, हनुमान जी के द्वारा जो भी अच्छे कार्य किए हैं कि भैया संजीवनी बूटी लेने गए, कैसे का पता लगाया माता सीता का, तो ये होता है सारा। जैसे हनुमान जी का पूरा उसमें वर्णन है कि हनुमान जी ने क्या क्या काम किया था भगवान राम के लिए, युद्ध में क्या योगदान रहा था, तो वो सारी चीजें होती है बेटा। अब पाबू जी संबंधित ग्रंथ हम लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो एक तो आता है कौन सा, पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश लिखा था बेटा किसने, आसिया मोड़ जी, है ना। और एक याद रखना है बेटा आपको, कौन सा, पाबू जीरा छंद, बीठू मेहा, अगला लिखना पाबू जीरा दूहा, राव लगाना है यार बीच में, पाबू जीरा छंद, पाबू जीरा दूहा। और ये लिखा था किसने बेटा, लघराज ने। पाबू जीरा सोरठा, पाबू जीरा सोरठा नाम का ग्रंथ लिखा था बेटा किसने, रामनाथ ने। रामनाथ कवियां हैं। और लिखना है हमें कौन सा, पाबू जीरा रूपक, ये लिखा था बेटा आपका मोती सर बगता सर ने। और अगला लिखना है पाबू जीरी बात, पाबू जीरी बात लिखी थी बेटा किसने, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। तो अब आपको साहब इतने तो याद नहीं हो पाएंगे हमें, एक दो, और एक देखना चाहें तो बेटा इसको देख लेना सोरठा को। और आपको ये दो भी याद ना हो तो कम से कम किसको तो याद कर लेना, पहले वाले को। हालांकि मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो ऊपर वाले चारों ग्रंथ हैं ये अभी आरपीएससी ने मिलान करने के लिए पूछे थे। एक तरफ ग्रंथ दिए थे बेटा और एक तरफ इनके क्या दिए थे, लेखक दिए थे, मिलान करने के लिए दिए थे। पर मुझे नहीं लगता इतना जटिल प्रश्न आपके लिए नहीं बनेगा। फिर भी आप तैयार रहें तो ठीक है अपने एक प्रश्न के लिए, क्योंकि क्या पता भाई लग पूछ ही लिया ऐसा प्रश्न। हाँ लेकिन कुछ नहीं तो कम से कम ये तो याद कर ही लेना यार। हाँ
इस पहले वाले ग्रंथ को बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये वाला ग्रंथ है साथियों आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लेकिन अभी मैं फिर कह रहा हूं आपसे बेटा, अभी एग्जामिनर की अप्रोच थोड़ा चेंज हुई है, अभी प्रश्न थोड़ा थ्योरेटिकल आ रहा है, ध्यान रखना। इसीलिए आपको जब तक थ्योरी आपकी कंप्लीट नहीं है, पूरी आगे पीछे की कहानी आपको कंप्लीट नहीं है, तब तक आप प्रश्न नहीं कर पाओगे। अभी जैसे जो शुरुआत में लिखा है ना आपको, देवता क्यों कहते हैं क्या है, ऐसा ही एक प्रश्न आया था, किसी देवता से संबंधित नहीं था, वो आरपीएससी ने पूछा था, भी शायद फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत ही पूछा था, संस्कृत शिक्षा विभाग वाले में, कि लोक देवता का दर्जा, मतलब दो लोक देवता के कार्य क्या होते हैं, ऐसे प्रश्न आया था, लोक देवता के कार्य क्या है। तो उसमें ऐसे ही कथन थे कि भाई धर्म की रक्षा करते हैं, संस्कृति की रक्षा करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से थे उसमें। तो हालांकि खैर आप उसको पढ़ के जो आपने चीज लिखी है तो उसके आधार पर आराम से आप निकाल लेते हैं उसको, कि भाई लोगों के अंतर्गत इष्ट देव होते हैं, ये बिल्कुल इष्ट देव होते हैं, कि धर्म की रक्षा की है। कई देवताओं ने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का क्या दिया है, बलिदान दिया है। तो कथनों से आप कर सकते थे। और आप देखिए बेटा कि हमारे तो एक नहीं कई लोग देवता ऐसे आएंगे जिन्होंने गायों की रक्षा की हो, गायों की रक्षा करते हुए प्राणों का बलिदान दिया है, और हमने उनको क्या दर्जा दे दिया है, देवताओं का। अगला देवता ले लेते हैं, कौन सा, रामदेव जी। 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा आपको, चिंता मत करो। रामदेव जी, तो पहले मैं थोड़ा जीवन परिचय लिखा देता हूं इनका, फिर हम आगे कहानी वानी देखेंगे। इनका जन्म हुआ था बेटा कब, 1405 ईस्वी में, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, कहां पर हुआ है बेटा, द्वितीया को उडुका समेत शिव तहसील है, और शिव तहसील कहां पड़ती है बेटा आपकी, बाड़मेर में। शिव तहसील बाड़मेर में जन्म होता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को किस नाम से जाना जाता है बेटा, हाँ जी, इसको कहते हैं बेटा बावेरी बीज या बावेरी दूज। बावेरी बीज, बीज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा, द्वितीया, ध्यान रखना। बीज का हिंदी अर्थ भी द्वितीया होता है, बीज गुजराती भाषा का शब्द है, ठीक है ना, बावेरी बीज या बावेरी दूज। और इनके जो पिता थे बेटा, अजमाल जी, माता थी बेटा कौन, मैणा दे, माता हैं मैणा दे। और रामदेव जी कौन थे बेटा, रामदेव जी तवर वंशी क्या थे, राजपूत थे, वंशी राजपूत थे। और इनके गुरु कौन थे बेटा, गुरु थे बालीनाथ। बालीनाथ कहां पर तपस्या किया करते थे बेटा, जोधपुर में एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम मसूरिया पहाड़ी। ये मसूरिया पहाड़ी पर, और आज मसूरिया पहाड़ी पर बालीनाथ के साथ साथ में रामदेव जी का भी मंदिर बना हुआ है, जहां पर कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों का क्या किया, इलाज किया जाता है। इनके बारे में लिख देता हूं, ये मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी कहां है बेटा, जोधपुर में, पर तपस्या करते थे। ठीक है ना। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था बेटा नेतल दे, या इनको कहा जाता है निहाल दे।
और ये कहाँ की रहने वाली थी बेटा, वही अमरकोट की है ये, और ये दलय सिंह सोढ़ा की बेटी थी ये, अमरकोट के शासक दलय सिंह सोढ़ा की बेटी थी ये। और वो किसकी बेटी थी, सूरजमल जी की। उनके पिता कौन थे, सूरजमल सोढ़ा, ठीक है ना, वो भी अमरकोट की थी। अमरकोट पाकिस्तान में बेटा वर्तमान में। अमरकोट पहले हमारे राजस्थान का ही भाग था, रेगिस्तानी इलाका था, लेकिन पार्टीशन के समय पर कहां चला गया, ये पाकिस्तान में चला गया। यार क्या करें। तो ठीक है आज के लिए, इससे आगे फिर ये इसको लिख लो आप, इससे आगे फिर इनको मैं समझा दूंगा, कल फिर इससे आगे चलेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा समझाने में उसमें लग गया, सिलेबस बताने में आप। तो ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे कल। और बाबूजी को पढ़ के आ जाना बेटा कल, वैसे तो आज थोड़ा सा ही एक ही देवता हुआ है। बाबूजी को कल बढ़िया तरह से आ जाना, पढ़ के पूछ सकता हूँ बीच में से, है ना।